महाराष्ट्र में और हरियाणा में वोटिंग होने वाली है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति जिस तीखे स्तर पर पहुंच गई है, शायद महाराष्ट्र के इतिहास में इस तरह का मौका नहीं आया होगा। यह मौका 60 के दशक में जरूर आया था, जब उस वक्त पहली बार चुनाव लड़ने के लिए बाला साहब ठाकरे मैदान में उतरे थे। वो बीएमसी का चुनाव था। उस वक्त बीएमसी के चुनाव में बाला साहब ठाकरे को वामपंथियों से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस तक ने लुम्पेन करार दिया था। इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन राजनीति ऐसी पलटी है कि 2014 में शिवसेना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से नहीं कतरा रही। वो भी देश के प्रधानमंत्री या कहें बीजेपी के अगुवाई करते हुए नेता को लेकर, जो इस दौर के लिए शब्दों का इस्तेमाल मुश्किल हो चला है। तो देखना होगा कि सुबह वोटिंग की किस रूप में मिजाज होता है। सब पर बात होगी, क्योंकि इन सब के बीच कई सवाल महाराष्ट्र को लेकर हैं और महाराष्ट्र का किंग कौन, इस दिशा में हर कदम जा रहे हैं। कल सुबह के अखबार में सामना में जो छपने वाला है, उसे आज रात ही मीडिया के लिए जारी कर दिया गया। यह उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू है। देखिए उस इंटरव्यू की पहली कॉपी। इस इंटरव्यू में किंग बताया गया है खुद को और कहा गया उद्धव ठाकरे सीएम होंगे। शब्द का इस्तेमाल कर लिया गया है, उद्धव ठाकरे सीएम होंगे। इतना ही नहीं, सामना अखबार के जरिए लगातार जो कुछ बताया जा रहा है, उसमें पहली बार जिक्र किया गया है शिवसेना गुलाम नहीं मित्र बनाती है, यानी बीजेपी मित्र नहीं गुलाम बनाने की दिशा में बढ़ रही है। शिवसैनिकों ने खून पसीना बहाकर महाराष्ट्र बनाया, ये संकेत खतरनाक दिशा में ले जा रहे हैं। बाला साहब ठाकरे अक्सर खून पसीना और शिवसैनिकों का जिक्र किया करते थे। दिल्ली से कठपुतली सरकार चलाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इस बात का जिक्र इस इंटरव्यू में किया गया जो कल सुबह छपेगा। और महाराष्ट्र की अस्मिता तोड़ना चाहते हैं मोदी और महाराष्ट्र को एकजुट रखना चाहती है शिवसेना। इन सब के साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया गया है कि चूहा कहने वालों को सबक सिखाएंगे महाराष्ट्र के वोटर। कितनी पैनी लकीर शिवसेना और बीजेपी के बीच में, अब उसमें अब चाय वाला नहीं आम आदमी शब्द का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के लिए किया गया है। कहा गया है जब आम आदमी वहां पर हो सकता है तो यहां फिर एक शिवसेना का व्यक्ति क्यों नहीं सीएम हो सकता है। ये सारे सवाल उलझाने वाले नहीं हैं, दरअसल उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां महाराष्ट्र की राजनीति में कल वोट डालते वक्त शिवसैनिक भी होंगे सड़क पर और बीजेपी का कैडर भी होगा। इसलिए यह सवाल है कि लगातार जिस तरीके से शिवसेना ने चुनाव प्रचार बंद होने के बाद अपने संपादकीय के जरिए चोट की है, वो आज सुबह के शिव सामना में और दोपहर के सामना में तलखी और तेवर देखिए। इसके बाद समझिए किस दिशा में यह चुनाव जा रहा है। लड़ाई इतनी तीखी हो जाएगी यह किसी ने सोचा नहीं होगा। सुबह के सामना के निशाने पर बीजेपी आई और दोपहर होते होते नरेंद्र मोदी। सुबह कांग्रेस और एनसीपी को मरा हुआ सांप बताकर शिवसेना ने बीजेपी को दुश्मन नंबर 1 करार दिया और दोपहर के सामना में बीजेपी के ऊपर मोदी की तानाशाही को उभरते हुए मोदी को ही दुश्मन नंबर 1 करार दिया। पहली बार शिवसेना ने दोपहर के सामना के जरिए बीजेपी के भीतर का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए बीजेपी के ही उस मर्म पर उंगली रख दी है जिस पर बीजेपी के नेता भी आज की तारीख में नहीं बोलते। बाकायदा संपादकीय में बीजेपी की अंदरूनी हालात का जिक्र कर शिवसेना ने यह बताने की कोशिश की कि दरअसल गठबंधन का बंटाधार बीजेपी या बीजेपी के पुराने नेताओं ने नहीं किया, बल्कि बीजेपी को अपने इशारे पर नचाते प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। दोपहर के सामना ने बीजेपी के ही नेताओं का मोदी के सामने नतमस्तक होने को लेकर कई सवाल उठाए गए। मसलन मोदी मंत्रिमंडल की चर्चा संसदीय बोर्ड में क्यों नहीं हुई, वसुंधरा राजे का अपमान क्यों हुआ, राजनाथ सिंह को अध्यक्ष पद क्यों छोड़ना पड़ा जबकि वो मंत्री बनना नहीं चाहते थे, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह के बारे में अफवाह किसने उड़ाई, मुरली मनोहर जोशी को अपमानित किसने किया, लाल कृष्ण आडवाणी को सत्ता के दायरे से बाहर किसने किया। असल में शिवसेना इस हकीकत को समझ रही है कि कल की वोटिंग उसके लिए जीवन मरण का सवाल है। इसीलिए शिवसेना ने अब सारे दांव खोल दिए हैं जिसे गठबंधन के आसरे उसने कहें तो इस दौर में ढक दिए थे। मसलन बाला साहब ठाकरे की ठोकशाही का अंदाज कभी उद्धव ठाकरे ने नहीं अपनाया, लेकिन ठाकरे के अंदाज को मोदी ने शिवसेना को ही डंप करने की जो बिसात महाराष्ट्र में बिछाई, अब उद्धव ठाकरे इसे समझ रहे हैं या फिर उद्धव ठाकरे उसी ठोकशाही के आसरे अब मोदी को घेरना चाहते हैं। और पहली बार बाकायदा दोपहर के सामना ने गाली के अंदाज में मोदी को भी निशाने पर ले लिया है। ध्यान दें तो महाराष्ट्र की सियासत में चाहे अलग विदर्भ को लेकर आंदोलन हो, बीजेपी और शिवसेना बटी रही।
मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर हो जाए, इसके लिए बाकायदा लॉन्ग मार्च किया गया। बीजेपी शिवसेना बटी रही। कोंकण का आंदोलन चला, बीजेपी शिवसेना बटी रही। मराठवाड़ा एक अलग राज्य के तौर पर आ जाए, इसको लेकर भी चीजें बटी रही। लेकिन अब दोनों ही बट गए हैं, तो क्या सियासत महाराष्ट्र को लेकर एक ऐसी दिशा में जा रही है जिसमें पहली बार एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ हर कोई है? जी नहीं, एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ हर कोई है। मोदी ने वार कुछ इसी अंदाज में इस चुनाव प्रचार के दौरान किया है और शायद चुनाव परिणाम के बाद जो भी हालात बने, लेकिन दिशा यही हो चली है, मोदी वर्सेस ऑल। महाराष्ट्र की सियासत के इन्हीं चेहरों पर नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा। शरद पवार सीएम की रेस में नहीं है, लेकिन पवार के भतीजे अजीत पवार सीएम की रेस में हैं। बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभाले उद्धव सीएम बनना चाहते हैं और खुले तौर पर इसका इजहार भी कर चुके हैं। लेकिन उद्धव के बाद शिवसेना में सबसे पावरफुल कोई दूसरा नहीं बल्कि उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ही हैं। और नारायण राणे तो सीएम बनने के लिए शिवसेना छोड़ ही कांग्रेस में आए और बार बार सीएम बनने के लिए राजनीतिक कुलांचे भी मारने लगते हैं। और उनके बेटे नीतीश राणे भी अब तैयार हो चुके हैं। यानी कांग्रेस भी युवा होकर सोचने लगे तो फिर राणे का बेटा भी तैयार है। दरअसल नरेंद्र मोदी ने चुनावी चोट इसी विरासत और परिवारवाद पर की है। भारत माता की। लेकिन कल सुबह वोटिंग से ऐन पहले शिवसेना ने जिस तरह नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेना शुरू किया है, उसने अब इसके साफ संकेत दे दिए हैं कि महाराष्ट्र में पहली बार चुनाव एक ऐसे चेहरे को लेकर लड़ा जा रहा है जो महाराष्ट्र का नहीं है, जो महाराष्ट्र का सीएम नहीं बनना चाहता, जो महाराष्ट्र का सीएम हो नहीं सकता, जो महाराष्ट्र की अस्मिता को लेकर संघर्ष करता हुआ कभी नहीं दिखता, बल्कि महाराष्ट्र की अस्मिता को लेकर संघर्ष करने वाले शिवसेना को ही नेस्तनाबूद करने वाले हालात पैदा कर चुका है। और यह चेहरा और कोई नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। भारत माता की। ऐसे में शिवसेना की दोहरी मुश्किल है। एक तरफ बीजेपी को हाँक रहे नरेंद्र मोदी की राजनीतिक बिसात, तो दूसरी तरफ मुंबई और ठाणे समेत पश्चिमी महाराष्ट्र में गुजरातियों की पैठ है, जो मोदी के पीएम बनने के बाद से शिवसेना या ठाकरे परिवार से बेखौफ हो चुकी है। यानी बाला साहब की विरासत के साथ साथ शिवसेना की मराठी मानुष या कहें सन ऑफ सॉइल की राजनीति पर भी कल फैसला होगा और वोटर को तय करना होगा कि शिवसेना की राजनीति उसे पसंद है या नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत बिसात का नया सच यह भी हो चला है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी हर किसी को निशाने पर लेने से नहीं चूके, उसी तर्ज पर हर राजनीतिक दल अब मोदी के खिलाफ खड़ा होकर उस चुनावी गणित का इंतजार कर रहा है, जहां बीजेपी चाहे सबसे बड़ी पार्टी हो जाए, लेकिन बहुमत से अगर दूर रही तो फिर सत्ता के लिए एक नई चौकड़ी का उदय हो सकता है। यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राज ठाकरे और कांग्रेस, जो सभी अभी अलग अलग किश्ती पर सवार हैं, लेकिन मोदी वर्सेस ऑल का खुला खेल जिस तर्ज पर चल निकला है, उसमें हो सकता है चुनाव के बाद ये सभी एक ही किश्ती पर आ जाएं। यानी 15 को वोट पड़ेंगे तो हर जहन में मोदी वर्सेस ऑल की थ्योरी ही रहेगी, इससे इनकार किया नहीं जा सकता। यह चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो क्यों गया, यह हर जहन में सवाल आ सकता है। लेकिन ध्यान दें तो इससे पहले जितने भी उपचुनाव हुए, चाहे वो उत्तराखंड के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे राजस्थान का जिक्र आए, चाहे गुजरात का ही जिक्र क्यों ना आए, हर जगह उपचुनाव में बीजेपी हार रही थी। और लगातार चोट इस दिशा में की जा रही थी कि ये मोदी की हार है, प्रधानमंत्री मोदी हार रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो क्या इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा इस चुनाव में कूदना जरूरी है? सवाल यही है। ये मोदी वर्सेस मोदी की लड़ाई हो चली है। लेकिन साख में सिर्फ मोदी नहीं बल्कि हरियाणा और महाराष्ट्र का मतलब कांग्रेस की सत्ता का वो मंत्र भी है, जहां से सारी नीतियां निकलती रहीं और नीतियों को केंद्रीय स्तर पर सोनिया गांधी हो, 10 जनपद हो, 24 अकबर रोड हो, गांधी परिवार हो, मनमोहन सरकार हो, हर कोई कहते रहे यही हमारी पहचान है। तो क्या इस चुनाव का मतलब कुछ और भी है? हर किसी के जहन में इस बात का जिक्र है। मोदी और सोनिया गांधी की समूची सियासत का मर्म दांव पर है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चंद घंटों के बाद वोटिंग होगी। लेकिन यह सिर्फ 2 राज्यों के चुनाव नहीं, बल्कि दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ और नागपुर से लेकर मुंबई तक की उस सियासत को तय करने वाले हैं जिसके आश्रय दिल्ली देश के विकास की धारा तय करती है। इसलिए सवाल सिर्फ हुड्डा, चौटाला, बिश्नोई, उद्धव, अजीत पवार या पृथ्वीराज चौहान का नहीं, बल्कि दिल्ली की सत्ता पर बैठे मोदी और सत्ता में हार देखने वाली सोनिया गांधी की साख का है। क्योंकि दांव पर हरियाणा से निकले भूमि अधिग्रहण के नियम कायदे हैं।
दांव पर विदर्भ के किसानों को लेकर कांग्रेस की नीतियां हैं। दांव पर हरियाणा से निकलने वाले ओलंपियन खिलाड़ियों की फौज है। दांव पर महाराष्ट्र को गुजरात से आगे बताने की सोच है। दांव पर हरियाणा के विकास की रेखा है। यानी कांग्रेस जिन नीतियों के आश्रय अब आगे की राजनीति कर रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ राज्यों की सियासत ही उसके सामने है, और उसमें कांग्रेस के लिए सब कुछ हरियाणा और महाराष्ट्र में ही है। ऐसे में अगर कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र हारती है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस न सिर्फ भविष्य के गर्त में समा गई, बल्कि आने वाले वक्त में बीजेपी एक विकल्प के तौर पर हर राज्य में भी उभरेगी। और इसके साथ ही मोदी सरकार जिस विकल्प के सोच के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई, अब उसमें निशाने पर नरेंद्र मोदी के हमेशा हरियाणा और महाराष्ट्र ही रहा है। तो जाहिर है 2 राज्यों के चुनाव सिर्फ 2 राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली की सियासत और उसकी साख भी दांव पर है, यह भी तय कर रहे हैं। इसमें एक कदम आगे आपको देखना होगा, क्योंकि वोटर या जनता के लिहाज से ये बार बार सवाल इस देश में आजादी के बाद से आते रहे कि सरकारें बदलती हैं लेकिन नियम कायदे क्यों नहीं बदल पाते, सिस्टम वहीं का वहीं क्यों रहता है, और जो चीज लागू होनी चाहिए लागू होते होते वाकई 1 रुपया चलकर 15 पैसे तक क्यों पहुंचता है। इन सब के बीच एक काट इस दौर में नई आई है, नाम बदल दिया जाए। जो योजना नेहरू गांधी परिवार की, उसका नाम बदल के सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी रख दिया जाए। राजीव गांधी के नाम की योजना का नाम बदलकर सरदार पटेल या फिर जयप्रकाश नारायण, और जवाहरलाल नेहरू के नाम की योजना का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी का नाम। तो नाम बदलने से योजना कैसे कितना बदलेगी यह तो नहीं पता, लेकिन इतिहास नेताओं के नाम को तो याद रखेगा ही। कुछ इसी अंदाज में मोदी सरकार ने फैसले लेने शुरू कर दिए हैं कि गांधी नेहरू परिवार के नाम पर चल रही सभी सरकारी योजनाओं का नाम बदलकर देश के अपने चहेते नेताओं के नाम रख दिए जाए। और इसी निर्णय के तहत राजीव गांधी आवास योजना का नया नाम सरदार पटेल आवास योजना होने वाला है। और तो और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का नाम जयप्रकाश नारायण के नाम पर हो जाएगा। इतना ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में जनता से कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की अपील करते हैं, तो दूसरी तरफ गांधी नेहरू परिवार के नाम पर चल रही सरकारी परियोजनाओं का नाम बदलकर देश के दूसरे बड़े नेताओं के नाम पे रखने वाले हैं। मतलब साफ है कि वो जनता को संदेश देना चाहते हैं कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। सवाल सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि योजनाओं को रिलॉन्च करने का भी है। प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी योजना जनधन योजना मनमोहन सरकार की डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम का ही एक आईना है। स्वच्छ भारत अभियान यूपीए सरकार की निर्मल भारत यात्रा का ही एक आईना है। वैसे मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद आलोचनाओं की नीतियों को भी बदला है। याद कीजिए तो चुनाव प्रचार के दौरान मनरेगा, आधार कार्ड और फूड सिक्योरिटी बिल को बीजेपी ने बार बार कटघरे में खड़ा किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद तीनों योजनाओं को बेहतर करार देते हुए मोदी सरकार ने अपनी मुहर भी लगा दी। लेकिन अब निगाहों में नेहरू गांधी परिवार का नाम है तो बदलने की कवायद का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देश में मौजूदा वक्त में 540 योजनाएं सिर्फ और सिर्फ नेहरू गांधी के नाम पर चल रही है। यानी नाम बदलना शुरू होगा तो फिरिस्त लंबी होती चली जाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो अभी सिर्फ महात्मा गांधी को ही कांग्रेस से छीनना शुरू किया है, और 14 नवंबर को चाचा नेहरू का जन्मदिन जोर शोर से मनाने का ऐलान कर कांग्रेस को आईना दिखाना भी शुरू किया है। लेकिन योजनाओं का नाम बदलकर आईना भी बदल जाएगा, यह किसी ने सोचा ना होगा। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। यह वाकई अद्भुत सियासत है। नाम बदल दीजिए, योजनाओं का प्रारूप बदल जाए, चेहरा बदल जाए, सियासत बदल चुकी है और इन सब के बीच सिस्टम भी बदल जाए, ये मानकर चलना पड़ता है। लेकिन लड़ाई तो महाराष्ट्र का किंग कौन की हो चली है। छोटा सा ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम। राहत पैकेज 1000 करोड़, हर मौत की एवज में 2 लाख रुपए, घायल होने पर 50,000 रुपए। जी, प्रधानमंत्री ने आसमान से जो देखा उसकी एवज में जमीन पर उतरते ही मदद का ऐलान कुछ इस तरीके से ही किया। भारत सरकार की तरफ से एक इंटरिम असिस्टेंट के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार से तरफ देने की मैं घोषणा करता हूं। जिन लोगों ने अपना जीवन खो दिया है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया, और जिनको इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपया भी भारत सरकार में प्रधानमंत्री राहत कोष से हम दे देंगे।
लेकिन हुदूद से जो हालात जमीन पर हो चले हैं उसकी फेरिस्त काफी लंबी है और त्रासदी देने वाली भी, क्योंकि दर्द के दौर में भी लूट का सिलसिला थमा नहीं है। जो सबसे जरूरी है वो सबसे महंगा है। पानी चाहिए तो 1 लीटर की कीमत 100 रुपए, कई जगहों पर तो 10 लीटर कैन 2500 रुपए में बेचा जा रहा है और खरीदा भी जा रहा है, क्योंकि पानी तो चाहिए ही। और भुक्तभोगी करे क्या? खरीद रहा है, क्योंकि जमीन पर सिस्टम फेल है। दूध चाहिए तो 1 लीटर की कीमत 80 रुपए तक लगाई जा रही है। मोबाइल सेवा ठप है, आसमान में उठे टावर जमीन पर आ गिरे हैं, बिजली के खंभे, बिजली के तार सड़क पर बिखरे पड़े हैं। सिस्टम फेल है, लेकिन टेलीकॉम अधिकारियों को कहा गया है आप कल तक स्थिति में सुधार लाइए, नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं स्थिति से निपटना जरूरी है। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, तब बात